हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है, नेक्स्ट टॉपिक कह लो जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो था एनर्जी मीटर के बारे में। ठीक है, चलो। तो एनर्जी मीटर के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पहले तो ये जाना था कि एनर्जी मीटर होता क्या है। ठीक है, एनर्जी मीटर होता क्या है। तो एनर्जी मीटर क्या होता है, स्लाइड पे ध्यान से देखिएगा। It is a device that measure the amount of electrical energy. ठीक है, it is a device which measure the amount of electrical energy. कलर को चेंज करनी है। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है बच्चे, इलेक्ट्रिकल पावर को ये मेजर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को ये मेजर करता है। ठीक है, एंड कंज्यूम बाई इलेक्ट्रिकली पावर्ड डिवाइस। मतलब जो भी हम अपने आसपास या अपने घरों में जो भी हम इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसके अमाउंट को ये क्या करता है, उसकी मात्रा को एनर्जी मीटर मेजर करता है, उसको मापता है। अब याद करो, एनर्जी मीटर जो हम बात कहते हैं तो दिमाग में सबसे पहले शब्द आना चाहिए कि यह किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो मैंने बताया था एक इंस्ट्रूमेंट होता है इंटीग्रेटिंग टाइप। ऑलराइट, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोले थे समाकलन प्रकार का यंत्र। इंटीग्रेशन में क्या होता था, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, जोड़ते हैं। और एनर्जी मीटर क्या करता है, आपकी समय के हिसाब से जो भी आपने एनर्जी कंज्यूम की, जो भी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज किया है, ठीक है, उसको ऐड करता है, उसको ऐड ऑन करता जाता है, जिसके बाद हमें एक अमाउंट पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, हम पैसा पे करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, है ना। ठीक है, अब ये है, एक मिनट, आई थिंक क्लियर है ना। ठीक है, चलो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब बात करते हैं, एनर्जी हमारा, या जिसको हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा, क्या होता है, पावर इनटू टाइम, दैट इज W इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर को, यानी कि जब शक्ति को हम समय से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पावर मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, और ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ। तो हमने कहा कि W बराबर P इंटू टी, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, W बराबर V आई टी। ठीक है, इससे एक आध न्यूमेरिकल हो सकता है एग्जाम में आ जाए या शायद ना भी आए। यूनिट क्या होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर। हिंदी में कहें तो किलोवाट घंटा। अब कैसे किलोवाट घंटा हुआ, ध्यान से देखो, समझना। देखो, पावर क्या होता है, पावर की होती है वाट, बट हम वाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ किलो वाट कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि जनरली जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होता है वो ह्यूज अमाउंट में होता है, वो बड़ी मात्रा में होता है, और ह्यूज अमाउंट होने के कारण हम उसको किलो में कैलकुलेट करते हैं, दैट इज किलो वाट। ठीक है, किलो और वाट। तो पी का मात्रक क्या हो गया, किलो वाट, इस पी का मात्रक। और टाइम का मात्रक क्या है, हम घंटे की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम घंटे की बात कर रहे हैं। तो इनटू घंटे को हमने लिख दिया आवर, दैट इज किलोवाट आवर। अब इसको आप वाट सेकंड भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब किलोवाट को 10⁻³ वाट, घंटे को 3600 सेकंड होता है। ठीक है ना, एक घंटे में कितना सेकंड होता है, एक घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बट हमेशा आप यह कहना कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉर्मली कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे, तो किलोवाट आवर ही कहोगे। और इसी किलोवाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। अब सुनते हो ना अपने घर में,
1 यूनिट बिजली खत्म, 1 यूनिट बिजली जल गई या 5 यूनिट बिजली हुई या जनरली 100 यूनिट के ऊपर हमारे घरों की बिजली जाती है। जनरली महीने में 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली जाती है। तो 1 यूनिट क्या है? 1 किलोवाट आवर के बराबर, 1 किलोवाट घंटे के बराबर है। ठीक है, चलो पहली चीज याद रखना। तो किलोवाट आवर को डिफिनीशन के रूप में यहाँ पे लिखा है, एक डिफिनीशन लिख दिया है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट लोड ओवर द पीरियड ऑफ 1 आवर। मतलब 1 घंटे तक, सुनना, 1 घंटे तक अगर 1 किलोवाट के लोड को या 1 किलोवाट के लोड के द्वारा एनर्जी कंज्यूम की जाए, ठीक है, 1 घंटे तक, फिर सुनना, 1 घंटे तक 1 किलोवाट लोड के द्वारा एनर्जी यूज की जाए, कंज्यूम की जाए, तो उसे कहते हैं किलोवाट आवर। ऑलराइट, चलो ठीक है। अब देखो क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था जब लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाले को हम समझाए थे आपको। एक होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीटर और सॉलिड स्टेट मीटर। जो आजकल के घरों में आपने देखा होगा अपने आसपास इलाकों में, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप को। क्योंकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप जो होता है ना, ये पुराने पैटर्न पे है। ठीक है, पुराने टाइम में या कह लो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा काफ़ी फेरबदल किया जा सकता था। इसमें काफ़ी पैमाने पे ऊर्जा की जो चोरी हो जाती है, जिसे कहते हैं ना बिजली चोरी करना, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें होती थी। इसमें छेड़छाड़ संभव होती थी। इलेक्ट्रोकेमिकल इंडक्शन टाइप मीटर में आप कुछ छेड़छाड़ करके इसकी यूनिट को, इसके डायल को घटा बढ़ा सकते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर और आजकल जो डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उनमें ये संभावना कम है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोग्राम होते हैं। तो आजकल जो डिजिटल मीटर लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर से भी एडवांस मीटर आ चुका है, वो है डिजिटल मीटर। समझ रहे हो? और डिजिटल मीटर तो प्रोग्राम बेस्ड होता है, ठीक है, जो सर्वर बेस्ड होता है। ये तो यहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप चाहो कि उसको खोल कर कुछ फ्रॉड कर लो। अपने बिजली की यूनिट आपकी आई है 200 किलोवाट आवर की या 200 यूनिट आई है, आप चाहो तो घटा के 100 कर दो, तो ये नहीं कर पाओगे। जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप में पॉसिबल था, ये वहाँ पे होता था। ठीक है, इस प्रकार से दिखता था। ध्यान से देखो, है ना, अभी भी घरों में इस तरह से दिख जाता है। मेरे घर में भी ऐसे ही लगा। तो ये वाली स्थिति अभी भी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी मीटर। ठीक है, ऊपर देखो क्या लिखा है, किलोवाट आवर। ध्यान से देखना, किलोवाट आवर ही बताता है आपका कि कितना यूनिट बिजली है। इसीलिए मैंने कहा कि 1 किलोवाट आवर जो है वह 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे रीडिंग आता है 1 यूनिट, मतलब 1 किलोवाट आवर बिजली आपने जलाई है। यूनिट आती है 5 यूनिट, आपने 5 किलोवाट आवर यूनिट बिजली कंज्यूम की। अब ये जो यूनिट काउंट होती है, ठीक है, या किलोवाट आवर जो काउंट होता है, वो काउंट होता है रोटेटिंग डिस्क के गणना से, उसकी काउंटिंग से। मैंने बताया था उस दिन फिगर में, जब मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया था, तो एक एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, मैंने बताया था एल्यूमिनियम, जिसको एल कहते हैं, एल्यूमिनियम, दैट इज इन शॉर्ट एल। एल्यूमिनियम की डिस्क होती है। एल्यूमिनियम की डिस्क अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और जितने वो चक्कर लगाती है, उस चक्करों की संख्या के आधार पे ही आपका रीडिंग जो है वो मेजर किया जाता है। अगर आप ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल कंजम्पशन कर रहे हो, तो चक्करों की संख्या जल्दी होगी। तो आपका जो ये है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये बेटा, ये यही चक्कर है, ये घूमता रहता है और ये तेजी से घूमेगा। आप बिजली कम इस्तेमाल करोगे तो बहुत स्लोली धीरे धीरे ये मूव करेगा। ठीक है, और मैं इसको दिखा दूं क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखो, लिखा है सिंगल 220, दैट इज, यह जो है सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। ये सिंगल फेज जो है, सिंगल फेज है हमारे पास। किस तरह की एसी जो है 2 तरह की होती है, सिंगल फेज, 3 फेज। सिंगल फेज
220 वोल्ट पे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। सिंगल फेज कितना 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट तक। लेकिन जो हमारा 3 फेज होता है वो हायर वोल्टेज का होता है, वो ज्यादा वोल्टेज का होता है। एक बात क्लियर है? ठीक है। फेज यहाँ पे देखो 50 हर्ट्ज, ये क्या लिखा है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है, दैट इज 50 हर्ट्ज। मतलब हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डिस्क के बारे में। जो मैं एल्यूमिनियम डिस्क की बात, एल्यूमिनियम क्या है बेटा? एक मेटल है, एक धातु है। एल्यूमिनियम की चादरें बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की वो शीट्स बनाई जाती है, एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम की बाइंडिंग की जाती है ना? तो एल्यूमिनियम एक मेटल है, एक धातु है। ठीक है। तो द मेटल डिस्क इज नॉन मैग्नेटिक, लेकिन नॉन मैग्नेटिक है ये, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ऐसे ही, पूछ लिया आयरन का क्यों नहीं बना सकते? सपोज क्वेश्चन आ गया कि इनमें से किस किस का एल्यूमिनियम डिस्क जो है एनर्जी मीटर में बनाया जा सकता है, और कुछ मेटल के नाम ले दिए या कुछ नॉन मेटल के नाम ले दिए। नॉन मेटल मतलब कि अधातु। तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 विकल्प है, तो विकल्प को कैसे एलिमिनेट करोगे? जैसे आयरन आ गया, तो आयरन तो बेटा क्या है? धातु तो है, लेकिन ये मैग्नेटिक है, उससे मैग्नेट बनाया जा सकता है। ठीक है ना? आयरन के साथ हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम क्या है बेटा? नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है। मान लो कोई और एलिमेंट ऐसे आ गया, जैसे निकिल है। निकिल निकिल भी मैग्नेटिक है, लेकिन वो एक मेटल भी है। तो इस प्रकार से इसको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम डिस्क जो हमारा होता है वो एक नॉन मैग्नेटिक है, बट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव है। मतलब विद्युत धारा का प्रवाह तो उसमें हो सकता है, लेकिन चुंबकीय गुण उसके अंदर नहीं होते। एल्यूमिनियम के अंदर चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, तो इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है, याद करो, ऊपर एक शंट मैग्नेट था, नीचे एक सीरीज मैग्नेट था, और बीच में डिस्क रोटेट कर रहे थे। याद है? फिगर देखना उस फिगर को। और वो जो है, जो हमारी डिस्क रोटेट कर रही है, वो परमानेंट मैग्नेट मूविंग या परमानेंट मैग्नेट से वो घिरा हुआ है। ठीक है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर भी है, नीचे भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो ऐसा ना हो कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आ जाए, तो डिस्क का जो रोटेशन है वो भी प्रभावित हो जाएगा। अगर हमारा डिस्क जो है वह भी चुंबकत्व गुण को प्राप्त कर लेगा ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण चुंबकत्व गुण तो उसको भी मिल जाएगा। तो मैग्नेटिक जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर ना आए, इसीलिए एल्यूमिनियम का डिस्क का यूज किया जाता है। ठीक है। चलो, बहुत अच्छे। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी यूजेस। मतलब कि जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, जितने भी चक्कर है, रिवॉल्यूशन मीन्स होता है चक्करों की संख्या, जितने भी डिस्क चक्कर लगाएगी वो प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी यूजेस के, जितनी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, जितनी ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बच्चे? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिगर यहाँ पे आप देखो, क्या था? यही था, ये एक प्रेशर कॉइल था, याद करो। और ये कैसा मैग्नेट था? ये शंट मैग्नेट था। थोड़ा फिगर में अंतर हो सकता है, वहां पे हो, बट कॉन्सेप्ट वही है। ये शंट मैग्नेट था। नीचे क्या था? नीचे सीरीज मैग्नेट था, सीरीज मैग्नेट था। और यहाँ जो कॉइल थी, कैसी कॉइल थी? करंट कॉइल थी। तो प्रेशर कॉइल पैरेलल में लगा था। ठीक है। प्रेशर कॉइल पैरेलल में लगा था, किसके? इस लोड के, इस लोड के। और करंट कॉइल सीरीज में होता है इस लोड के। ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कहाँ पे? याद करो, तो हम लोगों ने जब वाटमीटर पढ़ा था, तो वाटमीटर को ऐसे ही तो पढ़ा था। याद है?
तो मैंने कहा था बेटा ये ऊपर वाला करंट कॉइल है, नीचे वाला प्रेशर कॉइल है या वोल्टेज कॉइल है। तो प्रेशर कॉइल देखो लोड के पैरेलल में है, ये मान लो लोड है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर कॉइल है ये लोड के पैरेलल में है, और जो करंट कॉइल है वो लोड के सीरीज में है। समझ में आ रही बात? ठीक है, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। और ये हमारा देखो एल्यूमिनियम की डिस्क है जो रोटेट करती है ना, ये डिस्क रोटेट करती है। सिंगल फेज की सप्लाई हमने दे रखी है एनर्जी मीटर, जितना यहाँ पे डिस्क रोटेट करेगा, यहाँ से गियर लगा हुआ है, गियर सिस्टम लगा हुआ है, ये गियर के द्वारा यहाँ पे डिजिट हमारी चलती रहेगी, 1 0 5 6 7 8 जो भी हमारा यूनिट है वो चलता रहेगा। एक गियर सिस्टम का फॉर्म यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। स्लाइड पे बताने की बेटा आज वजह यही है कि कुछ चीज़ों को यहाँ पे ड्रॉ करने में बहुत समय कंज्यूम होता है, ठीक है, और साथ ही साथ पिक्चर क्लियर नहीं बन पाता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्लाइड में है, जैसे ये गियर सिस्टम आप देखो, ठीक है ना। गियर सिस्टम क्या है? अब देखो ये करंट कॉइल, ये वोल्टेज कॉइल, ठीक है। अब इसी के साथ जो ये घूम रहा है ना एल्यूमिनियम का डिस्क जो घूमता है, ये मैं दिखा रहा हूँ, इसी के घूमने से गियर भी गियर क्या होता है, गियर में ऐसे ब्रेक्स लगे होते हैं, गियर मूव करता है। गियर जब पैटर्न मूव करेगा तो गियर का जो डायल है वो डायल भी मूव करेगा, उसके साथ जो डायल, डायल मतलब क्या, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 नंबर, संख्या। तो ये जो नंबर है ना ये चलता रहेगा और इसी हिसाब से हमारी डिजिट चलती रहेगी। जितना तेजी से हमारा एल्यूमिनियम का डिस्क मूव करेगा उतना तेजी से हमारा गियर मूव करेगा, देखो जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। और जब ये मूव करेगा तो हमारा डायल भी क्या है, डिजिट भी मूव करेगा, डायल भी चलता रहेगा और हमारी मीटर की रीडिंग बढ़ती रहेगी, बिजली का बिल आता रहेगा। ऑलराइट, ठीक है। ये तो कहानी क्लियर थी, आपको मैंने बता दिया था शंट सीरीज मैग्नेट और इसको। अब आते हैं थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल में, जल्दी से बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। डिस्क इज एक्टेड अपॉन द टू सेट्स ऑफ द कॉइल। टू सेट्स ऑफ द कॉइल क्या है, एक प्रेशर कॉइल एक करंट कॉइल। ऊपर क्या है प्रेशर कॉइल और नीचे क्या है करंट कॉइल, वही लिखा है। डिस्क इज एक्टेड अपॉन द टू सेट्स ऑफ द one coil produces magnetic flux depends on the current and other depends on the voltage which lacks 90 degree। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो समझना ध्यान से। मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास इंडक्टिव सर्किट होती है, इंडक्टिव सर्किट होती है उसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच एंगल होता है। जैसे इंडक्टिव सर्किट को मैंने बताऊं तो जैसे एक आर एल, आर फॉर रेजिस्टेंस, एल फॉर इंडक्टर, आर फॉर रेजिस्टेंस, एल फॉर इंडक्टर, एक इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है। उसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन होता है, ठीक है। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट हम देखते हैं तो याद करो इस प्रकार से होता था। अगर इधर वोल्टेज है तो यहाँ करंट था, अगर ये वोल्टेज है बेटा तो यहाँ करंट है, ठीक है, करंट है। और एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, एंगल कितना है 90 डिग्री। करंट लैग करती है वोल्टेज से, करंट क्या करती है, लैग करती है वोल्टेज से, यानी वोल्टेज लीड करता है करंट से, ठीक है। तो है क्या ना, ऊपर जो हमारी सर्किट है बेटा, देखो ऊपर क्या है प्रेशर कॉइल, इंडक्टिव सर्किट है। ऊपर मतलब कहने का क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ क्या है प्रेशर कॉइल है, यहाँ करंट कॉइल है, ठीक है। प्रेशर कॉइल करंट कॉइल की बात करें तो करंट के रिस्पेक्ट में करंट और वोल्टेज, करंट तो सेम डायरेक्शन में है बट वोल्टेज क्या है 90 डिग्री का लीड करेगा। वोल्टेज क्या है करंट से 90 डिग्री का लीड करेगा, वोल्टेज आगे चल रहा है करंट से, तो होगा क्या, फेज का डिफरेंस हो रहा है कितने से 90 डिग्री से। बहुत बेसिक सी बात है, बस मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि करंट और वोल्टेज जो हमारे दोनों कॉइल हैं, वोल्टेज कॉइल और करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल,
इसकी वजह से एक फेज डिफरेंस क्रिएट होगा 90 डिग्री का, और यही फेज डिफरेंस जो प्रोड्यूस होगा यह डिस्क में, जो हमारी डिस्क एल्यूमिनियम की है, वहां पे एडी करंट को प्रोड्यूस करा देगा। एडी करंट मतलब भ्रमण धारा, या इसको ऐसे समझ लो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है, एल्यूमिनियम की डिस्क है, एल्यूमिनियम की डिस्क उसके प्रभाव में आएगी तो सर्कुलेटिंग करंट एल्यूमिनियम डिस्क पे भी फ्लो होने लगेगा, और सर्कुलेटिंग करंट उसमें फ्लो होने का मतलब है कि एडी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब उसमें एडी करंट फ्लो हो रही है, ऊपर बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, अब बीच में है, तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण, दोनों चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण हमारे एल्यूमिनियम डिस्क पे भी एक फोर्स लगता है, लगेगा फोर्स ना, क्योंकि वो मेटल का बना हुआ है, और उस फोर्स, मैं आज सुबह बताया था कि F=BIL होता है, ठीक है, फोर्स लगता है चुंबकीय क्षेत्र में। जब कोई चालक, अब सुन लो और नियम, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, सबने पढ़ा है। तो इसमें एक बल कार्य करेगा, और जो बल कार्य करेगा वो रोटेट करा देगा इस डिस्क को, ठीक है। और जो परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, ये परमानेंट मैग्नेट, जहाँ पे लिखा है ब्रेक मैग्नेट, ये कंट्रोल करेगा, अपोज करेगा इसकी स्पीड के रोटेशन को बैलेंस करने के लिए, उसको रोकने के लिए, इसीलिए उसको ब्रेक मैग्नेट भी कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए उसको ब्रेक मैग्नेट भी कहते हैं, उसको अपोज करेगा, मतलब स्पीड के प्रोपोर्शनल के अपोजिट का वो कार्य करेगा। मतलब हमारी डिस्क रोटेट करना चाह रही है तो परमानेंट मैग्नेट जो है उसको कहेगा नहीं नहीं बेटा तुम रुको, तुम धीरे चलो, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है, तुम स्लो चलो, ठीक है। और होता क्या है ना कि एक तरफ से एक फोर्स उसको रोटेट करा रहा है, एक फोर्स उसे रोटेट करा रहा है, और एक फोर्स उसको अपोज कर रहा है, तो एक बैलेंस कंडीशन बन जाती है, और उसी पे हमारा डिस्क रोटेट करता रहता है, और रोटेशन होता है तो गियर हमारी चलती है, गियर चलता है तो डायल चलता है, और हमको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने लगती है, और हमारा मीटर का रीडिंग बढ़ने लगती है, ठीक है। तो फिलहाल क्लास में इतना ही, नेक्स्ट में आप मुझसे डिस्कस करूँगा इसके आगे की चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू सो मच।